Hi guys, welcome to my channel. My name is Shivani and I'm a licensed immigration consultant based in Waterloo, Ontario, and I'm also the founder of Zest Immigration Services Incorporation. आज की जो वीडियो है वो हिंदी में होने वाली है. So this video is going to be in Hindi. So if you only understand English, then please do check out my other playlist. But मैंने हिंदी playlist भी create किया है, so मैं हिंदी में videos बनाना भी पसंद करती हूँ to reach out to my audience जो हिंदी या उर्दू बोलते हैं. सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रूवन कनाडा पीआर की स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करने वाली हूँ. ये स्ट्रैटेजी जो है स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो कोई ना कोई आपके लिए पीआर का ऑप्शन जरूर खुल जाएगा, बिकॉज वी डू हैव पीआर प्रोग्राम्स इन कनाडा जो ये स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है. एंड ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद आपके लिए डेफिनेटली आई वुड से मल्टीपल ऑप्शंस, एटलीस्ट मिनिमम 1 से 2 ऑप्शन तो आपके लिए खुल ही जाएंगे, चाहे आप कनाडा के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या वर्कर हो या तो आप कनाडा के बाहर हो. आई हैव बीन वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी एंड मैं ये स्ट्रैटेजी मैंने क्रिएट किया एंड देन मैंने काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स को ऑलरेडी ये रेकमेंड किया है. सिंस 2022-23 आई हैव बीन रेकमेंडिंग द स्ट्रैटेजी एंड इट टेक्स अबाउट मंथ्स टू अ ईयर मेरे क्लाइंट्स को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके सब कुछ जो स्टेप बाय स्टेप मैंने उनको गाइडेंस दिया वो इम्प्लीमेंट करने में उनको इतना टाइम लगा, लेकिन दे आर रेडी फॉर पीआर नाउ. काफ़ी सारों ने ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके प्रोसीड भी कर लिया, अपनी एप्लीकेशन भी लगा ली है, एंड जो ऑन द वे है वो काफ़ी टाइम से ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किए जा रहे हैं. एंड येस, दे विल ऑल्सो सून गेट देयर पीआर. अगेन जस्ट टू लेट यू नो गाइस के कोई भी प्रोग्राम, चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो या कोई भी लॉयर हो, कोई भी कितना भी लाइसेंस कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि 100% पीआर हो जाएगा. जो मैं स्ट्रैटेजी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको गारंटी नहीं देता है 100% हो जाएगा कि नहीं, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली, आई मीन लिटरली सिग्निफिकेंटली आपके पीआर के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा. लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको स्टेप बाय स्टेप, जो मैं आपको आज स्टेप्स दूंगी वो आपको फॉलो करने हैं. कोई भी स्टेप अगर आपने स्किप किया या वो स्टेप आपने ठीक से कंप्लीट नहीं किया तो ये जो चांस आपके इंक्रीज होने वाले हैं वो नहीं होंगे एंड शायद आपकी प्रोफाइल जैसी है वैसी ही रह जाएगी. तो हर एक पीआर ऑप्शंस की तरह ये स्ट्रैटेजी में जो है मैंने जो स्टेप बाय स्टेप जो स्ट्रैटेजी मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करती हूँ उसमें से सब कुछ नहीं, लेकिन काफी सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको डिटेल्ड केस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चाहिए कि आपके केस स्पेसिफिक, आपका जो केस है, आपका प्रोफाइल, आपके फैमिली का जो प्रोफाइल है उसके स्पेसिफिक चाहिए एडवाइस, देन यू कैन बुक अ कंसल्टेशन विद मी. द लिंक टू बुक एन अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन विद मी इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको हमारी सर्विसेज, फीस, कंसल्टेशन की सर्विसेज जो होती है, अपॉइंटमेंट्स, बुकिंग, ये सब की लिंक्स वहां डिटेल में मिल जाएगी. सो लेट्स बिगिन विद द क्राइटेरिया कि जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको क्राइटेरिया चाहिए, जो आपको फुलफिल करना है, उसके बारे में हम अब स्टार्ट करते हैं बात करना. तो पहले तो मैं ये चीज क्लैरिफाई कर दूं गाइस कि ये जो प्रोग्राम है, एक्चुअली ये जो स्ट्रैटेजी है, नॉट रियली प्रोग्राम, जो स्ट्रैटेजी है ये मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए है. सो इट्स नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में ही आप फिट हो जाओगे. 1 से 2 प्रोग्राम में तो आप स्ट्रेट अवे फिट हो जाओगे अगर ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो. एंड ऑल्सो काफी जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स है वो अपने एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड जो है वो प्रायोरिटी ड्रॉज भी रन करते रहते हैं, प्लस दे कीप चेंजिंग थिंग्स एंड ऑल दैट. सो लाइक आई सेड 1 से 2 में तो आप फिट हो जाओगे अगर ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की तो, क्योंकि वो क्राइटेरिया चेंज नहीं करते अपना, उनका प्रिटी सिमिलर है. एंड दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि कब उनके प्रायोरिटी ड्रॉज रन हो एंड देन यू गेट सिलेक्टेड. सो 1 या 2 से ज्यादा प्रोग्राम्स में आप क्वालिफाई हो जाओगे. अगेन दिस माइट चेंज अ लिटिल बिट, आप अगर कनाडा के अंदर हो, कनाडा के बाहर हो, कनेडियन एक्सपीरियंस है या फॉरेन एक्सपीरियंस है, लेकिन फॉरेन एक्सपीरियंस के साथ भी, आई मीन लाइक इफ यू आर आउटसाइड कनाडा, बाहर का ही एक्सपीरियंस, स्टिल यू विल क्वालिफाई फॉर एटलीस्ट 1 to 2 प्रोग्राम्स फॉर डायरेक्ट पीआर. एंड अगर कनाडा के अंदर हो देन यू मे क्वालिफाई फॉर मोर देन 2 प्रोग्राम्स. पहले तो अगर मैं एज लिमिट के बारे में बात कर लूं तो भले अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, लाइक अराउंड 40s भी है, स्टिल दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर यू. जितनी एज ज्यादा होती है, लाइक इफ यू गो ओवर 35 तो उतना थोड़े चांस तो आपके कम होते जाते हैं बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर. लेकिन फिर भी आई वुड से बिटवीन अगर आपकी एज लेट्स से 20 से लेके 40 to 43 तक भी हो, then you can still consider this. Okay, so let's start with the eligibility requirements. Number 1 जो है वो work experience की requirement है. So work experience, let's start with people outside Canada. तो अगर आप outside Canada हो तो कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, विच हैज टू बी कंटिन्यूअस इन टियर 0, 1, 2, 3 कैटेगरी. ठीक है, मीन्स एनओसी यूएबी में होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड से आते हो, चाहे आप फाइनेंस फील्ड से हो, मार्केटिंग फील्ड से हो, डॉक्टर हो, आई मीन लाइक हेल्थ केयर फील्ड से हो, स्किल ट्रेड्स हो, कोई भी जनरल टियर 0, 1, 2, 3 या एनओसी यूएबी में आपका एक्सपीरियंस हो, कंटिन्यूअस होना चाहिए. 1 साल का तो मिनिमम कंटिन्यूअस होना चाहिए. प्रेफरेबली 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है तो और भी चांसेस आपके पीआर के बढ़ जाते हैं.
सो आई वुड से 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस इज मोर देन इनफ. अगर ज्यादा है इट्स गुड ऑब्वियसली, लेकिन 1 से 3 साल का मिनिमम, उसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस चाहिए एंड देन उसके बाद का क्यूमुलेटिव हो या कंटिन्यूअस हो, दैट्स गुड. Okay, so this is for people outside Canada. Now for people inside Canada, अगर आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम्स जो मैं जिसके बारे में ये स्ट्रैटेजी अपने बात कर रहे हैं, ये आप कंसिडर करना चाहते हो, देन आपको कम से कम 1 साल का क्यूमुलेटिव कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक है. सो अगर आपका फॉरेन एक्सपीरियंस हो देन ऑब्वियसली वो भी पॉइंट्स ऐड करेगा, लेकिन इमेजिनिंग के जैसे कि आप बैचलर्स किया या जो भी आपने स्टडी किया, 12th किया, जो भी किया, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए और आपको चांस नहीं मिला कि आप अपने बैक होम में वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकें, तो अज्यूमिंग कि आपका एक्सपीरियंस बाहर नहीं है, यूर इन कैनेडा, यहाँ पे वर्क परमिट है लेकिन आपका वैलिड, सो एंड इन एनी टियर 0, 1 to 3 कैटेगरी मीन्स NOCOAB किसी भी कैटेगरी में आपको सिर्फ 1 साल का मिनिमम क्यूमुलेटिव, आपको कंटिन्यूस की जरूरत नहीं है. तो जैसे कि 6 महीने आपने कहीं NOCOAB में जॉब कर ली एंड देन आपका थोड़ा एम्प्लॉयमेंट ब्रेक हो गया, आपको दूसरी जॉब मिलने में टाइम लगा, बट लेकिन अब जैसे कि दूसरी जॉब भी मिल गई, वहां पे भी 6 महीने कर लिए, सो क्यूमुलेटिव आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस. लेकिन इन टोटल आपका पूरा 1 साल का कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए. ऑफ कोर्स मोर देन 1 year होगा, दैट्स वेरी बेनिफिशियल, लेकिन मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर जो है उन लोगों का होना चाहिए ऑन अ स्टूडेंट और वर्क वीजा. स्टूडेंट वीजा नहीं, आई वुड से वर्क वीजा. एंड जो कनाडा के बाहर है उनका मिनिमम 1 year का कंटिन्यूस चाहिए, फिर उसके उपरांत जितना ज्यादा हो दैट्स ऑब्वियसली वेरी गुड. क्विक थिंग अबाउट फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, जो ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ना फॉरेन कंट्री से, आपके होम कंट्री से जहाँ पे भी आप रहते हो वहां से, वो होना चाहिए विद इन द लास्ट 5 years के अंदर. ठीक है, फ्रॉम द टाइम यू सबमिट द एप्लीकेशन. सो अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस 10 साल पहले गेन किया है, अब आप कोई जॉब नहीं करते, घर पे बैठे हो, दैट वोंट काउंट, सॉरी. सो लेट्स से आपने जॉब करना स्टार्ट किया है एंड देन यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड इन द लास्ट 5 years एटलीस्ट 1-2 साल या 3 साल का या कॉन्स्टेंटली 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये एक कॉन्स्टेंट प्रोफाइल चाहिए अपने को, राइट. सो 1 साल का एक्सपीरियंस जो कंटिन्यूस होना चाहिए ना, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, वो लास्ट 5 years के अंदर अंदर ही होना चाहिए. ओके, क्विक नोट फॉर पीपल आउटसाइड कनाडा कि आपके एम्प्लॉयमेंट में कोई ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो 1 year का कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है ना, उसमें ब्रेक नहीं होने चाहिए. फिर लेट्स से आपने 1 year का एक्सपीरियंस किया एंड देन उसके बाद थोड़ा यहाँ वहाँ गए, जॉब छूट गई, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे एंड देन फिर वो नई जॉब के साथ आपने नया एक्सपीरियंस स्टार्ट किया, दैट्स फाइन, राइट. लेकिन वो जो 1 साल का जो आपको कंटिन्यूअस जो काउंट करवाना है ना एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, वो तो कंटिन्यूअस होना चाहिए विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट ब्रेक्स. लेकिन फॉर पीपल इनसाइड कनाडा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन कर रहे हैं ऑन देयर वर्क परमिट, इट कुड बी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, या तो कोई भी क्लोज्ड वर्क परमिट पे भी आप कनाडा का एक्सपीरियंस जो गेन कर रहे हो इन टियर 0, 1 to 3, वो क्यूमुलेटिव होगा, मीन्स छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट ब्रेक्स के साथ होगा, तो वो चलेगा. तो फॉर पीपल विद फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, अगर उसके बेस पे ही प्रोफाइल रखना है, देन कंटिन्यूअस होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल का with no employment gaps, and that should be within the last 5 years. And for people inside Canada, जो experience आप cumulative दिखा रहे हो, that should be within the last 3 years. ठीक है? All this work experience, चाहे foreign country का हो, home country का हो या inside Canada का हो, it should be legally gained. No fake payrolls running, nothing like that. Legally gained experience होना चाहिए आपका, जहाँ से भी आपने acquire किया है वहाँ से. And also ये experience जो है वो paid होना चाहिए, volunteer experience नहीं चलेगा, right? So paid experience होना चाहिए आपके पास, उसके सारे proof होने चाहिए, experience letters होने चाहिए, salary slip, pay slip, जहाँ पे भी रहते हो उस country का tax filing. Tax filing is not mandatory for foreign experience, लेकिन of course it's obviously very good to have. Canada का तो सब कुछ ही चाहिए obviously, लेकिन फॉरेन एक्सपीरियंस भी प्रूव करने के लिए जितने हो सके उतनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. अगेन कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग 100% लीगल. अब आती है एजुकेशन की बारी. सो फॉर पीपल आउटसाइड कनाडा आई वुड से एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको, वरना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए क्वालिफाई होना. अगर आप फॉरेन कंट्री में हो, कोई भी कनेडियन एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम बैचलर्स डिग्री है. अगर आप ये काफ़ी यंग एज में ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक अभी आपने सिर्फ 12th पास किया एंड ऑल ऑफ दैट, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बैचलर्स ना अपने होम कंट्री से करके आइए. अगर आपको ऐसा कुछ है कि चलो मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे पहले कनाडा जाना है, स्टडी परमिट पे जाना है एंड ऑल ऑफ दैट,
ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप बैचलर्स करके आओगे ना तो आपको पीआर के वक्त काफी आसानी रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी 12th के बाद आ गए हैं या आने वाले हैं बिना बैचलर्स किए उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पीआर होना, ऐसा नहीं है। दूसरे काफी सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है ना, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने डिसीजन अभी तक नहीं लिया हो कि 12th के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर आप इसी कंफ्यूजन में है, देन आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि बैचलर्स अपने होम कंट्री से करके आए, क्योंकि बैचलर्स यहाँ पे करने जाओगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। बैचलर्स आप वहां पे करके आ सकते हो, यहाँ पे आप मास्टर के लिए आ सकते हो, यहाँ या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए आ सकते हो, चाहे वो डिप्लोमा हो जाए, सर्टिफिकेट हो जाए, कुछ भी हो जाए जो आपके प्रोफाइल को सूट करता हो वैसे। लेकिन अगर कर सकते हो तो होम कंट्री से बैचलर्स करके आए, राइट। एंड जो अभी एक्सपीरियंस होम कंट्री में ही या कहीं और जहाँ रह रहे हो कनाडा के बाद वही गेन कर रहे हो, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको एटलीस्ट, और ये जो स्ट्रैटेजी जिस प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है उनमें क्वालिफाई होने के लिए आपको एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री चाहिए। नाउ फॉर पीपल इनसाइड कनाडा, एक मेरा फेवरेट प्रोग्राम जो है इन पर्टिकुलर जिसमें ये स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट कनाडा के डिप्लोमा किया हो तो। लेकिन देयर इज अनदर प्रोग्राम, तो ये स्ट्रैटेजी आप कंटिन्यू कर सकते हो फॉलो करना। देयर इज अनदर प्रोग्राम दैट यू वुड क्वालिफाई फॉर एंड देयर आर आल्सो मेनी प्रायोरिटी ड्रॉस, राइट। तो ये प्रायोरिटी ड्रॉज में भी आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके यू हैव गुड अमाउंट ऑफ चांसेस फॉर सिलेक्शन, ठीक है। आपके सिलेक्शन के अच्छे चांसेस हैं। अगेन आई एम नॉट गारंटिंग पीआर टू एनीवन इनसाइड और आउटसाइड कनाडा, मैं ये सिर्फ आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिकली बढ़िया बनाने का ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव एग्जामिन्ड द लेवल्स प्लान फॉर 2025, 2026, 2027। अगर गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो तो सिमिलर रहेगी, क्योंकि लेबर नीड्स है एंड प्लस वी हैव सर्टन रिक्वायरमेंट, कनाडा की रिक्वायरमेंट है। सो ये स्ट्रैटेजी जो है वो सबको मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई है, हर फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही ये स्ट्रैटेजी बनी है। सो फॉर पीपल इनसाइड कनाडा, मेरे एक पर्टिकुलर फेवरेट प्रोग्राम में आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे अगर आपने बैक होम से बैचलर्स नहीं किया हो तो। लेकिन अगर किया है देन ऑब्वियसली दैट्स अमेजिंग, जस्ट हैव इट इवैल्यूएटेड बाय वेस आईकैस एनी एजेंसी व्हिच इज वैलिड बाय द आईआरसीसी, तो वो चीज करवा सकते हो। बट यस, अगर नहीं है बैचलर्स डायरेक्टली 12th के बाद यहाँ आए हो, स्टिल यू कैन कंटिन्यू टू फॉलो द स्ट्रैटेजी। बस एक जो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, लेकिन देयर आर मेनी अदर प्रोग्राम्स यू वुड क्वालिफाई फॉर, सो डोंट वरी। फॉर पीपल आउटसाइड कनाडा या तो इनसाइड कनाडा जिनका एजुकेशन या हाईएस्ट एजुकेशन बाहर से है, लाइक इमेजिन कीजिए कि आपने बैचलर्स बैक होम से की है लेकिन अब यहाँ पे आके आप डिप्लोमा कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपका बैचलर्स ही आपका हाईएस्ट लेवल है, देन ऑफ कोर्स यू नीड एन ईसीए फॉर दैट। ईसीए जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एजुकेशन है, डिफरेंट एजेंसीज जो है आईआरसीसी के द्वारा डेजिग्नेट हुई है तो उनसे ईसीए करवाना है। एंड 100% फॉर पीपल आउटसाइड कनाडा आपको तो ईसीए करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने कनाडा में स्टडी ही नहीं किया है। सो आपका हाईएस्ट एजुकेशन आपके बैक होम से या जिस कंट्री में आप करंटली रिसाइड करते हो वहीं से होगा, तो आपको ईसीए करवाना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। उसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म जो है वो ईसीए है, right? So this is a mandatory step, you have to get it done. Now next requirement is language requirements. कनाडा में जहां तक मुझे पता है वहां तक कोई भी ऐसा पीआर ऑप्शन नहीं है जिसमें लैंग्वेज के बिना आप क्वालिफाई हो सकते हो। हाँ, वर्क परमिट में हो सकते हो कुछ, लेकिन वो भी अब नॉट रियली रिकमेंडेड। डायरेक्ट पीआर is always a way better option than going for a study visa or a work permit, right? So आप टीआर वीजास पे ध्यान दिए बिना अगर आप डायरेक्ट पीआर पे ध्यान दोगे तो आपके लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल है, इकोनॉमिक है एंड वायबल ऑप्शन है। सो यस, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज नाउ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टेक्निकली फॉर एवरी सिंगल पीआर ऑप्शन इन कनाडा। सो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको 2 लैंग्वेजेस देनी है, विच इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश जो है उसमें आपको 777-8 बैंड्स चाहिए। मैं आपको बेस्ट के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ, सो मैं हमेशा बेस्ट ही आपको दूंगी 777-8 बैंड्स, क्योंकि अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है तो आपको बेस्ट ही करना पड़ेगा, राइट? तभी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स में क्वालिफाई हो पाओगे। दैट्स व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। यू डू योर बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट, राइट? सो 777-8 bands is something that you need in IELTS general. 8 bands जो है वो listening में चाहिए, and reading, writing and speaking में 7 bands चाहिए, okay, which is equivalent to CLB level 9 in each ability. अगर आप CELPIP general दे रहे हो या आपको CLB level की equivalency जाननी है 777-8 bands की, then it's CLB level 9 in each ability, okay. Again, listening 8 and the rest can be 7 bands, okay. half a band भी कम नहीं होने चाहिए, वो significantly points आपके drop कर देता है, right? And in French, you need CLB level 7 equivalency in each ability.
ओके तो आप इंग्लिश के लिए आईएल्स जनरल या सेल्पिप जनरल दे सकते हो, फ्रेंच के लिए आप दे सकते हो टीईएफ या टीसीएफ। एंड ऑनलाइन सोर्सेज काफ़ी सारे हैं प्रेपरेशन के लिए, कुछ सोर्सेज अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके लिए, लेकिन जहाँ से हो सके वहाँ से प्रिपेयर कीजिए, मेक श्योर दैट यू डू वेरी वेल। ये लैंग्वेज जो कंपोनेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस स्ट्रैटेजी प्लान का भी, एंड कनाडा के पीआर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है सेटलमेंट फंड्स। सो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है जो मुझे पसंद है जिसमें ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से फिट बैठती है, उसके लिए तो चाहे आप सीईसी मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैंडिडेट हो या फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के कैंडिडेट हो, मीन्स चाहे आप फॉरेन एक्सपीरियंस ला रहे हो, फॉरेन से अप्लाई कर रहे हो या अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, या तो कैनेडियन एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रूफ ऑफ फंड्स तो दिखाने ही पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ फंड्स का जो टेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये एक्सप्रेस एंट्री का ही टेबल है, इसी को आपको फॉलो करना है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स यू हैव। ठीक है, चाहे ये डिपेंडेंट्स आपको अकॉम्पनी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इतना प्रूफ ऑफ फंड्स तो आपके लिए होना ही चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजी प्लान, क्योंकि लाइक आई सेड कि मेरी स्ट्रैटेजी प्लान जो है वो मुझे मल्टीपल प्रोग्राम्स में आप लोगों को फिट करवाने के हिसाब से मैंने ये स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है। तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ में नहीं है। सो इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी प्लान में रखा ही है कि भाई फंड्स होने ही चाहिए आपके, ताकि आप मैक्सिमम प्रोग्राम्स में क्वालिफाई हो सके। अगेन अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो टेक्निकली आप सीईसी कैंडिडेट है। सीईसी इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई करने जाते हो सीईसी में तो दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी प्लान के हिसाब से एंड एक दो और एक्स्ट्रा पीआर प्रोग्राम्स में क्वालिफाई होने के लिए अगर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स है सफिशिएंट, देन आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हो। लेकिन अगर आप सीईसी कैंडिडेट हो, अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं हो पाएंगे आपके लिए, देन इट्स स्टिल फाइन, देयर इज स्टिल सम मोर प्रोग्राम्स फॉर यू गाइस, सो वो वर्क करेगा आपके लिए। लेकिन पीपल विद फॉरेन एक्सपीरियंस और फॉरेन कैंडिडेट्स जो कनाडा के बाहर हैं, वो जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस एजुकेशन नहीं है, उन लोगों के लिए तो ये प्रूफ ऑफ फंड्स मैंडेटरी है। जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो प्रूवेबल होने चाहिए, उस पर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, आपके एंड आपके स्पाउस के नाम पे हो सकते हैं वो, दैट्स एब्सोल्युटली 100% फाइन। आपके नाम पे कहीं भी बैंक अकाउंट, जैसे कि अगर आप कनाडा में हो लेकिन आपका इंडिया में भी बैंक अकाउंट है या पाकिस्तान में है या जहाँ पे भी आपका होम कंट्री वहाँ पे है, लेकिन फंड्स आप ही के नाम पे है तो वो सारे फंड्स भी काउंट होंगे। लेकिन ये आपके ही फंड्स होने चाहिए, किसी से उधार पे लिए हुए फंड्स करके दिखा दे, कुछ भी सेटलमेंट करके किसी रिलेटिव से लेके फ्रेंड से लेके दिखा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके बैंक अकाउंट में काफ़ी टाइम से होने चाहिए, ये सब कुछ डबल चेक होता है। इतने डम नहीं है ऑफिसर्स कि उनको पता भी नहीं चलता कि आपने कहीं से अरेंजमेंट कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। सो मेक श्योर 100% एवरीथिंग लीगल, एवरीथिंग इज योर्स। कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ सेटलमेंट वाली चीज़ें प्लीज़ भूल जाइए आप, क्योंकि जो सीन चल रहा है ना कनाडा का दूसरे कंट्रीज के साथ, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, लॉट ऑफ स्कैम्स आर बीइंग कॉट, बहुत सारे स्कैम्स कैच हो रहे, गलत चीज़ें जो है वो पकड़ी जा रही है, फेक एक्सपीरियंस, फेक आयल्स की रिपोर्ट्स, फेक फ्रेंच लैंग्वेज की रिपोर्ट्स, ये वो सब कुछ गवर्नमेंट पकड़ रही है। दे आर कैचिंग ऑल ऑफ दिस एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस। अपने को पीआर चाहिए लेकिन एवरीथिंग लीगली, 100% लीगल, राइट। एंड ये जो मैंने स्ट्रैटेजी प्लान आपको दिया, जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको इसमें बताई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को कोई पीएचडी वीएचडी नहीं करना है, आई मीन लाइक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट। आप अपने होम कंट्री से रह के भी ये डायरेक्ट पीआर के लिए स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर किया है। आपको इट्स वेरी इकोनॉमिक, आपको हजारों डॉलर या लाखों डॉलर वेस्ट नहीं करने हैं ये सब कुछ करने में। यू आर ग्रोइंग योर सेल्फ। अगर एजुकेशन ले रहे हो तो आपके लिए ले रहे हो, लैंग्वेजेस सीख रहे हो तो आपके लिए सीख रहे हो, एंड अपने आप को डेवलप करते करते, अच्छी लैंग्वेज सीखते सीखते आपको पीआर भी मिल रही है साथ में। What's wrong in it, right? It's 100% absolutely legal. लेकिन जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट एंड प्रूफ ऑफ फंड्स की है, मेक श्योर कि आप इतने केपेबल हो कि आपके पास इतने प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, खुद का प्रूफ ऑफ फंड्स है, किसी से लिए हुए नहीं है, राइट। तो आपके पास, अगर आप काफ़ी यंग हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो स्टडी योर लैंग्वेजेस वेरी वेल। आपका एजुकेशन जो है रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कीजिए, थोड़ा अर्निंग्स कीजिए, वर्क एक्सपीरियंस वैसे भी मैंडेटरी है, पेड एक्सपीरियंस मैंडेटरी है ये स्ट्रैटेजी प्लान के हिसाब से, तो ऐसे ही आपको वर्क एक्सपीरियंस तो गेन करना ही है, राइट। तो वर्क एक्सपीरियंस जब आप गेन करोगे तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी बिल्ड होते जाएंगे, राइट। सो प्लीज एक सिक्योर फ्यूचर के लिए हम इस चैनल पे बात करते हैं कि एक सिक्योर फ्यूचर रहे आपका, कोई भी गलत चीज़ों में पड़े बिना, ताकि आपको जब पीआर का स्टेटस मिले, ताकि आपको रातों में नींद आसानी से आए कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे पे कभी कुछ
कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, कभी भी पुलिस आके मेरे को कैच नहीं करेगी या मेरे को डिपोर्टेशन नहीं होगा मेरा, राइट? सो दिस चैनल इज ऑल अबाउट लीगल इमिग्रेशन, 100% लीगल चीजें ही एडवाइस होती है इस चैनल पे, एंड आई एम अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कनाडा। आई लिटरली हेट scams and LMIAs and all of that. अगर आप मेरी चैनल काफी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता है कि I really don't really like LMIAs and all that, right? So yes guys, ये एक डायरेक्ट PR की स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर की है, जो मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, उनके लिए उनकी प्रोफाइल्स पे ये चीज काम कर रही है, इसलिए मैं ये सब आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको आपका केस स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए, जैसे कि आप में से कोई लॉयर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, अलग अलग आपका ऑक्यूपेशन है, तो उसके बेस पे भी स्पेसिफिक एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ। उसके बेस पे हम और भी PR ऑप्शंस आपके लिए फाइंड कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर योर एंड योर फैमिलीज केस, राइट? सो उसके लिए आपको मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करवाना होगा। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड इस तरह से हिंदी वीडियोज भी आती रहेगी। So yes, stay tuned with me and subscribe to the channel if you haven't done it already, and also hit the bell icon so that you get notified every single time I post a new video. And also अगर आपको different PR programs, उनकी eligibility criteria ये सब कुछ जानना हो, तो मेरी दूसरी भी playlists हैं जो आप जाके follow कर सकते हो। I also post short videos, I post English videos जिसमें मैं PNP या PR specific programs पे भी उनकी eligibility criteria, requirements detail करते हुए भी post करती हुए सारे videos. So make sure you watch all of them. And yes guys, I wish you all the very best and looking forward to helping you with your PR journey in Canada. Take care guys. See you guys in the next video. Bye bye.